Some important points about English grammar. English grammar के मतलब कुछ अहम पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 syllable एंड हाइफन. syllable और हाइफन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स. डाइग्राफ एंड ट्राइग्राफ. डाइग्राफ किसे कहते हैं? ट्राइग्राफ किसे कहते हैं? इसी तरह डिप्थोंग यानी अल्फाज की बनावट के लिहाज से इन सम यानी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं, यानी आज हम इसके मतलब पढ़ रहे हैं. तो आइए चलते हैं इनके बारे में तफसील से पढ़ते हैं. Today's lesson is very important about some important points about English in English language, यानी इंग्लिश ज़ुबान में कुछ अहम पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पर इनके बारे में तफसील से समझते हैं कि सिलेबल किसे कहते हैं. व्हाट इज सिलेबल? सिलेबल किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? डाइग्राफ क्या होता है? ट्राइग्राफ क्या होता है? और साथ ही डिप्थोंग किसे कहते हैं? तो इन चीज़ों के बारे में आज हम इस क्लास में तफसील से पढ़ रहे हैं. सिलेबल एंड हाइफन. सिलेबल यानी अल्फाज को जब हम बोलते हैं, मसलन एक लफ्ज़ को ज़ुबान की एक ही हरकत से हम बोल सकते हैं. मसलन फ्ले. फ्ले यानी फौरन हमने बोल दिया ज़ुबान की एक ही हरकत से. गो, ईट, राइट. इसी तरह ये वन सिलेबिक वर्ड्स हैं. अब सिलेबल में वन सिलेबिक वर्ड्स, टू सिलेबिक वर्ड्स, थ्री सिलेबिक वर्ड्स आते हैं. मसलन लिविंग. लिविंग ये टू सिलेबिक वर्ड है. फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल ये थ्री सिलेबिक वर्ड है. या इम्पोर्टेंट थ्री सिलेबिक वर्ड है. वन सिलेबिक वर्ड, टू सिलेबिक वर्ड, थ्री सिलेबिक वर्ड. यानी जो हम जुबान की एक ही हरकत से अदा कर लें उसे वन सिलेबिक वर्ड कहा जाता है. जो दो हरकतों से अदा कर लें उसे टू सिलेबिक वर्ड्स कहा जाता है, वर्ड्स कहते हैं. अब वो अल्फाज जो हम तीन वक्फों से अदा करते हैं उन्हें थ्री सिलेबिक वर्ड्स कहा जाता है. अब हाइफन किसे कहते हैं? जब हम लिखते हैं, आप यहाँ पे देखिए लिविंग. लिखने में जब हम लिखते हैं, लेकिन आमतौर पर यहाँ जो रिटन इंग्लिश है उसमें ऐसा नहीं लिखा जाता है, लेकिन जब हम इन सिलेबल को आपस में जुदा करते हैं तो उनके दरमियान हम एक डैश लिखते हैं, इसे हाइफन कहा जाता है. इस डैश को क्या कहते हैं? हाइफन कहा जाता है. फॉर एग्जांपल आई एम पी ओ आर इम्पोर्ट टी ए एन टी, यानी इतने इसमें कितने हाइफन आ गए? टू. यानी इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट. इसी तरह यानी जब हम अल्फाज को लिखते हैं टू सिलेबिक वर्ड्स को या थ्री सिलेबिक वर्ड्स को, तो उनके दरमियान हम हाइफन लिख सकते हैं. अल्फाज को जुदा करने के लिए जब हम उनमें सिलेबल मालूम करते हैं कि ये वन सिलेबिक है, टू है, थ्री है. अगला है कॉन्सोनेंट क्लस्टर. कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? सबसे पहले क्लस्टर को समझना जरूरी है. क्लस्टर यानी जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स को एक लफ्ज में इकट्ठे मिलाकर लगाया जाता है या पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है. मसलन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि वो आप याद रखें. हर क्लस्टर में यानी कॉन्सोनेंट क्लस्टर में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, मसलन फ्लावर, हर एक अपनी आवाज़ किसी लफ्ज में अदा करते हैं. मसलन फ्लावर, एप्पल, फ्लावर.
आप जरा देखिए, इसे क्या कहते हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर। जब किसी लफ्ज के इब्तिदा में कॉन्सोनेंट दो या तीन इकट्ठे आते हैं, अगर हर कॉन्सोनेंट अपनी आवाज खुद अदा करता हूँ, देता हूँ, तो उसे कॉन्सोनेंट इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। फाइनल कॉन्सोनेंट क्लस्टर किसे कहते हैं? इसी तरह जिस तरह किसी लफ्ज की इनिशियल में यानी इब्तिदा में आ सकते हैं, तो इसी तरह किसी लफ्ज के लास्ट में यानी फाइनल में आ सकते हैं। मसलन जंप, एम की अपनी आवाज और पी की अपनी आवाज। जब दो कॉन्सोनेंट किसी लफ्ज में यानी किसी लफ्ज की इब्तिदा में या आखिर में आते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट जब अपनी आवाज अदा कर ले तो उसे कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। ये दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं एक लफ्ज यहां पे लिखता हूं, स्क्रीम, SCR, यानी एस की अपनी आवाज, सी की अपनी आवाज, काफ की आवाज और आर की अपनी आवाज, स्क्रीम। तो इससे इनिशियल कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहा जाता है। अगला है डाइग्राफ एंड ट्राइग्राफ किसे कहते हैं? डाइग्राफ, अब जरा इन दोनों में फर्क मालूम करना बहुत जरूरी है। डाइग्राफ, ट्राइग्राफ, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। क्लस्टर में हर एक कॉन्सोनेंट अपनी आवाज अदा करती है। डाइग्राफ, ट्राइग्राफ में जब दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठे आते हैं लेकिन वो एक साउंड को अदा करते हैं। मसलन SH, एस की अपनी आवाज नहीं होती है, एच की अपनी नहीं होती है। यहाँ पे ये कौन सी आवाज अदा करते हैं? ये शीन की आवाज अदा करते हैं, ब्रश। तो इसे डाइग्राफ कहते हैं। जब तीन कॉन्सोनेंट इकट्ठे आते हैं, या फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट के अलावा दीगर अल्फाज भी आ सकते हैं, इसमें दीगर हरूफ भी आ सकते हैं, मिच, MATCH, ट्राइग्राफ, इसे ट्राइग्राफ कहा जाता है। यानी तीन हरूफ इकट्ठे मिलकर आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखता हूँ, FIGHT, इसमें वावल भी आया और दो कॉन्सोनेंट भी आए, IJ, फाइट। इसी तरह आप यानी तो क्या कहते हैं, इसे ट्राइग्राफ कहा जाता है। कॉन्सोनेंट क्लस्टर में हर एक कॉन्सोनेंट अपनी आवाज अदा करती है, लेकिन डाइग्राफ और ट्राइग्राफ में उनकी एक आवाज बनती है। उम्मीद है आप इस पर समझ गए होंगे। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में फिर पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक है डिप्थोंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्थोंग किसे कहते हैं? डिप्थोंग को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं या उनकी पहचान क्या है? डिप्थोंग ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें दो वावल मिलकर एक आवाज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्थोंग में नाउ, अबाउट, आई। लेकिन एक बात याद रखें, जब एक वावल से आवाज शुरू होकर दूसरी पर खत्म होती है, नाउ, अब यहाँ पे आप समझेंगे कि W वावल नहीं है, ये B वावल है। यहाँ पे इससे B वावल बन जाता है। W और Y तो ऐसे हरूफ हैं जो कभी वावल बनते हैं, कभी कॉन्सोनेंट बनते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, वावल्स कितने हैं, और दो ऐसे हरूफ जो कभी वावल बनते हैं, जो कभी कॉन्सोनेंट बनते हैं। तो इसी तरह यानी नाम एक वावल से शुरू होकर आवाज दूसरी पर खत्म होती है। मसलन अबाउट, OUT, अबाउट, आई, उस शुरू होकर आई पर आवाज खत्म होती है, तो इसे डिप्थोंग कहा जाता है ग्रामेटिकली। अब कुछ पॉइंट पर समझना, बेसिक से, बुनियाद से यानी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन दोनों में फर्क मालूम करेंगे, सिलेबस में फर्क मालूम करेंगे। ये टू सिलेबस वर्ड हैं, ये पेयर स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये 3 सिलेबस वर्ड हैं। इसी तरह डिप्थोंग रिटन में या ग्रामेटिकली आप पेयर में इसमें आप गलतियां नहीं कर सकते हैं। होप
उम्मीद है कि आप इस लेसन से ये जो टॉपिक्स हैं इनसे मुस्तफ़ीद होंगे। वीडियो तो मैं चाहता हूँ हर बार कि मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन इसके बाद मैं ऐसी वीडियोस इन पर बनाऊँगा, एक एक टॉपिक को लेकर डीपली डिस्कस करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, यानी हर एक फर्क। तो वीडियो में इसलिए छुट्टी बना रहा हूँ 10-12 मिनट की या 7-8 मिनट की, ताकि आप बोर ना हो। आप थोड़ा सा देखिए, उनको समझिए, बार बार देखिए वीडियो, तो उन पर समझिए, उसकी कुछ मिसालें लेके फिर आपको मसला नहीं आ सकता है। अगर वीडियोस थोड़ी सी लंबी हो जाए तो फिर आप भी बोर हो सकते हैं। क्लासेस में भी बहुत स्टूडेंट्स ज़्यादा लंबी क्लासेस से बोर होते हैं। एक पॉइंट ले लें डेली, उस पर 10-15 मिनट प्रैक्टिस करें, तो आपकी फ्लुएंसी, आपकी रिटन इंग्लिश, आपकी लिसनिंग पावर, सब कुछ जो कुछ आते हैं इंग्लिश में, एक पॉइंट पर एक वक्त में फोकस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द इसमें प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आपको अच्छी तरह ये चीज़ें समझ आएगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।